गाइस, ये मैथ का एक ऐसा सेशन होता है जहां हम मैथ की क्वेश्चनों को स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ बनाते हैं। सॉल्यूशन जो आपकी एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे ना तो ये ऑप्शन इंटीजर में नहीं है, मतलब क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को यूं ही मैं धज्जियां उड़ाने वाला हूं विदाउट ज्यादा कैलकुलेशन की। जो भी इसका योग होगा ये एक 20 का मल्टीपल फैक्टर होगा। और अगर आप ऑप्शनों की ओर नजर मारते हैं तो ओनली एक मात्र है, ऑप्शन नंबर बी 40 है ना, जो 20 से कटता है, बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें इस चीज की बनाने की जरूरत ही ना पड़ी। तो मेरा यहां भी मैंने अपने समय को करीबन कम से कम तो 20 से 30 सेकंड तो बचा ही लिया है ना। तो बस यही है स्मार्ट सॉल्यूशन। और इस स्मार्ट जो भी पैसा होता है ना कि कौन व्यक्ति कितना दिन तक काम किया उस हिसाब से पैसा नहीं बढ़ता है। अब पैसा आखिर बढ़ता किससे है? तो पैसा बढ़ता है भाई इसके कार्य क्षमता के आधार पर कि धारा की चाल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल और बट्टे में आपको 2 कर देना है ना। जो आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना कि √4 का मान क्या हो सकता है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करूंगा है ना, मैं इस क्वेश्चन को देने वाला हूं आप लोगों को। का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो एक में है 40 और एक में है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतर कितना आ जाएगा, 40 और 32 का 8 आ जाएगा। और समय और इसे घंटा में कन्वर्ट कर लिए 60 से भाग दे देंगे, ठीक। 8 3 24 तो हेलो गाइस, आप सभी का अपने YouTube परिवार राहुल विद कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी लोग बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मैथ की क्लास को ढूंढ रहे हैं तो आप एक अच्छे चैनल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। एक ऐसा सेशन होता है भाई इस चैनल पे जहां आपको मैथ को कुछ एक अलग ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से सिखाया जाता है और क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब लाया जाता है, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल डाटा पे बेस्ड होते हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम रिलेवेंट होते हैं। तो आप बिना किसी देरी की इस हम लोग एपिसोड की शुरुआत करते हैं हम लोग। और जितने भी लोग नए हैं मेरा इस चैनल पे लोग, दोस्तों आप लोगों से विनती है कि आप ऐसे चैनल को तब तक सब्सक्राइब मत कीजिए जब तक आपको मैं संतुष्ट ना कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम कुल यात्रा का 4/9 भाग बस के द्वारा तय करता है और 5/18 भाग रेल के द्वारा तय करता है और शेष भाग जो 10 किलोमीटर है वो भाई पैदल चलकर तय करता है। तो बोल रहा है कि कुल दूरी है कितना, है ना। तो सबसे पहले देखिए जो बस के द्वारा राम कितना किलोमीटर चलता है, तो पूरी दूरी का 4/9 भाग चलता है और रेल के द्वारा कितना चलता है, तो 5/18 भाग चलता है ना। और शेष जो दूरी बच गया है वो भाई पैदल चलता है और इसकी दूरी कितनी है, एग्जैक्टली 10 किलोमीटर दी हुई है। हम टोटल दूरी मान लेंगे, इस 9 और 18 को ध्यान में रखते हुए हम कुछ टोटल दूरी मान लेंगे और हम दूरी ऐसा मानेंगे ताकि वो संख्या 9 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 9 और 18 को ध्यान में रखते हुए मैं मान लेता हूं कि टोटल दूरी है 18 किलोमीटर। 9 और जो 18 का एलसीएम है, तो टोटल अगर दूरी 18 किलोमीटर होगा, टोटल दूरी अगर 18 किलोमीटर होगा, चाहे तो आप इसे 18 यूनिट मान लीजिए, है ना। तो जो बस के द्वारा चलता है 4/9 भाग, तो 18 का 4/9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 चौके 8 किलोमीटर, है ना। अगर ये चलता है रेल के द्वारा 5/18 भाग, तो 18 यूनिट का 5/18 कितना हो जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 5। अच्छा, टोटल दूरी मैंने कितना माना था, 18 यूनिट, जबकि बस और रेल के द्वारा 8 + 5 अर्थात 13 यूनिट की दूरी को तय किया जा चुका है। अब बचा कितना दूरी, 5 किलोमीटर, 5 यूनिट की दूरी बचा जो शेष जो है जो ना दूरी, और उस शेष दूरी को राम के द्वारा पैदल चलकर तय किया जाता है और वो दूरी एग्जैक्टली में है कितना, 10 किलोमीटर, मतलब जस्ट इसका 2 गुना है। तो बोल रहा है कि कुल दूरी है कितना, तो हम इस कुल दूरी को भी 18 मैंने मान लिया है, मैं इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बराबर 36 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको स्पीड स्लो लगे मेरे भाई तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिएगा,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, घनों का मतलब होता है क्या, क्यूब। जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, इस प्रकार से लेकर 5 से 14 तक का। तो देखिए प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। अगर पूछा जाए कि प्राकृत संख्या कितना से शुरू होती है तो 1 से। अब जो भी इसका जो फॉर्मूला होता है घनों का योग निकालने के लिए, वो शुरुआत जो संख्या होती है 1 से लेकर, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 1 से लगातार 14 तक के घनों का योगफल कितना है, तो इसकी फॉर्मूला होती है, लेकिन बीच से कोई फॉर्मूला नहीं होती। तो हम ऐसे में करेंगे क्या, सबसे पहले निकाल लेंगे हम 1 से लेकर 14 तक का। हम पहले क्या करेंगे, निकालेंगे 1 से लेकर 14 तक का घन का योगफल, और हम माइनस कर देंगे 1 से लेकर 4 तक का घन का योगफल। तो मेरा क्या बच जाएगा, 5 से लेकर 14 तक का घनफल। चलिए हम इसे अब सॉल्यूशन करते हैं। और देखिए घनफल को निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम 1 से 14 तक के घनों का योगफल निकालते हैं। देखिए n यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो अगर सबसे पहले निकालते हैं 1 से 14 तक में, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी नंबर कौन सा है, तो 14। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 14। उसके बाद 14 + 1 = 15 और बट्टे में करेंगे 2 और इसकी मैं कर दूंगा स्क्वायर। अगर मैं इसके जो योगफल में से मैं घटा दूंगा अब क्या, 1 से लेकर 4 तक का घनों का योगफल। तो 1 से लेकर 4 तक में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। और मैं फॉर्मूला तो यूज करूंगा यही, मतलब 4 × 4 + 1 = 5 बट्टे में 2 और मैं इसका भी कर दूंगा होल स्क्वायर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसे काट दीजिए, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, क्या यहाँ पे बच जाएगा 15 × 7 = 105 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए हो गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे, a + b इंटू a - b कर दीजिए, या तो आप इसे डायरेक्टली निकाल लीजिए। देखिए कोई भी संख्या जिसके अंत में 5 हो उसकी स्क्वायर निकालने की कुछ आसान सी विधियां होती है। आप पहले क्या करेंगे, देखिए जैसे इस संख्या में लास्ट का जो डिजिट है 5, तो सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर करना, आप क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये भाई हम इसका बेस को मान लेंगे 100, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 5, तो हम इस 105 में 5 को जोड़ देंगे जितना 100 से ज़्यादा है। तो 105 + 5 बराबर कितना आ जाएगा 110। ये 105 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस में 100 हो जाएगा। अगर आप इसे माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पे बच जाएगा मेरे भाई, तो 11,025 में से 100 अगर माइनस करेंगे तो 10,925 बच जाएगा, और इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब इसे इरेज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को तुरंत ही उड़ा लीजिएगा, लेकिन आपके पास फॉर्मूला होना ज़रूरी है। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपके पास एक सिस्टमेटिकली प्रॉपर नोट्स होने वाली है कुछ वीडियोस के बाद। देखिए जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है कि एक वस्तु को 1875 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ अगर उसी वस्तु को 1385 रुपये में बेचा जो जाता है ना, तो जो उससे हानि प्राप्त होती है वो उस लाभ के बराबर है। मतलब लाभ और हानि का संख्यात्मक मान बराबर है, तो क्रयमूल्य दोस्तों पूछ रहा है। अब क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों का क्रयमूल्य निकालने के लिए अगर लाभ और हानि का संख्यात्मक मान अगर बराबर है तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1875 प्लस में 1385 कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 + 5 10, 7 8 15 1 16 के 6 हाथ में 1 और 18 13 31 और 1 32। अगर हम इसे भाग दे देंगे 2 से कितना आ जाएगा 1630 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे दोस्तों इसे सिस्टमेटिकली हल करना तो क्या करेंगे, जैसे आप देखिए मान के चलिए कि मुझे x रुपये की लाभ हो रही है, तो अगर मुझे x रुपये की लाभ हो रही है तो मुझे x रुपये की हानि भी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में तो बताया गया है कि जो जितना लाभ हो रहा है उतना हानि भी हो रहा है ना। तो मैं मान लेता हूं कि 1875 रुपये में x रुपये का लाभ हो रहा है ना, x रुपये का लाभ हो रहा है, तो ये मेरा तो क्रयमूल्य तो हुआ नहीं। अगर इसमें मेरा x रुपये का लाभ हो रहा है तो मैं अगर इसमें x रुपये को माइनस कर दूं तो ये क्या क्रयमूल्य के बराबर नहीं हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा माइनस,
और बराबर में मैं उस साइड जब जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए 1385 रुपये में बेचने से उसे x रुपये की हानि हो रही है। तो अगर मैं 1385 में x रुपया को जोड़ दूं तो ये दोस्तों क्रय मूल्य के तो बराबर आ जाएगा ना। तो 1385 में मैं जोड़ दे रहा हूं क्या, x रुपया। तो आप इस समीकरण को हल कीजिए, फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, क्रय मूल्य 1630 रुपये ही आएगा, है ना। चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा अब ताम झाम वाली मेथड में ना पड़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। अब चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या होता है, जिसे क्या बोल रहा है 4, 9, मतलब इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार से 4 का संबंध 9 से है उसी प्रकार से 12 का संबंध किससे होगा। आप कुछ यहाँ पे चतुर्थ का मतलब आप x मान लें, क्वेश्चन मार्क्स मान लें। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और दूर वाला का दूर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। आप बोलेंगे नहीं भाई हम ऐसे नहीं मान सकते, मुझे याद नहीं करना, आपको आज मैं करना नहीं सिखा रहा। देखिए 4:9 को आप लिख सकते हैं 4/9 और प्रपोर्शन का मतलब बराबर होता है, और आप इसे 12:x को लिख सकते हैं 12/x। अगर ये बराबर में है ना तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4x = 12 × 9, यही तो आएगा ना। तो 4 × 12 आ जाएगा, तो x बराबर 3 × 9 = 27 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली कीजिएगा ना आप ऐसे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, 9 × 12 बराबर 4 × x, तो 4 × 12 9 × 27। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक, मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा जब नहीं होगी ना तो आप डायरेक्टली आप नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने के लिए। मैथ्स में कोई तेज नहीं होता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसकी मैथ उतना ज़्यादा अच्छी हो जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अरुण और रेहान के पास मौजूद जो धनराशियां हैं का अनुपात 9:4:5 है। ठीक है, एक है अरुण है और एक है रेहान, इनके पास 9x मान के चलिए, तो अरुण के पास कितना है 5x। अब क्या करता है, जो अरुण है ना अपने हिस्से का 12 रुपया दे देता है रेहान को। अगर अपने हिस्से का 12 रुपया दे देता है तो हम इसके हिस्से में से 12 रुपया को माइनस करेंगे, और ये पैसा अगर जा रहा है रेहान के पास तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 प्लस कर देंगे। तो अगर इन लोग अपने पैसों का लेन देन इस प्रकार से करते हैं तो इन लोगों के पास फाइनल जो धन का रेशियो होता है वो 4/3 मतलब 4/3 हो जाती है। अब आप इसे सॉल्व करना होगा। देखिए बोल रहा है कि अरुण के पास कितनी धनराशि थी, तो अरुण के पास तो 9x धनराशि थी, 9 के रेशियो में थी। मतलब जो भी इसका ऑप्शन में आंसर होगा ये भाई 9 का मल्टीपल होगा, और 9 के मल्टीपल को चेक करने का रूल्स क्या होती है, जो भी संख्याएं दी गई है अगर उस संख्या का योग सम अगर 9 से कट रही है तो पूरे की संख्या पूरे जो है वो 9 से कटेगी। तो इस प्रकार से सारे ऑप्शनों के संख्याओं का योग 9 हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन से तो बना नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ का उपयोग जरूर करूंगा। चलिए मैं अभी से एक स्टेप में सॉल्व करता हूं, कैसे आप अपनी नज़र को पूरा पैनी बनाए रखिएगा। देखिए 3 × 9 = 27x, ये साइड आ गया, और 4 × 5 = 20x। अगर 27x में से 20x माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7x बचेगा, बराबर हो गया। देख लीजिए इधर 3 × 12 = 36 मतलब -36, और उधर हो जाएगा कितना, 4 × 12 = 48। अगर -36 को मैं भेजूंगा बराबर के ओ साइड तो हो जाएगा +36, और उधर से कितना है 48। तो 36 और 48 कितना होता है मेरे भाई, 40, 30, 70, 14, 84 मतलब 84 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। पूछ रहा है कि अरुण के पास कितना पैसा था, तो अरुण के पास 9x था और x का वैल्यू 12 निकल के आया, मतलब अरुण के पास मेरे भाई 108 रुपया होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को एक स्टेप में करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा। भाई ये चैनल दूसरों की अपेक्षा कुछ खास है, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ शायद आपको जवाब मिल गया होगा। और जो दोस्तों देखिए जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आप ऐसे क्वेश्चनों का सिस्टमेटिकली सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा, आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कीजिएगा ऑप्शन के मदद से। लेकिन ये सिस्टमेटिकली सॉल्यूशन कैसे होगा, चलिए मैं आता हूँ सबसे पहले इस क्वेश्चन पर। बोलता है कि एक संख्या का 50%
उस संख्या का 4/5वां से 21 कम है। जैसे मैं मान लेता हूं कि वो संख्या मेरे भाई x है, तो x का 50% मतलब 50/100। इस संख्या के मतलब इस संख्या मतलब x का कितना है, तो 4/5वें भाग से 21 कम है। कौन कम है, ये क्या बोल रहे, संख्या का 50% उसी संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। अगर मैं 21 कर दूं इस संख्या के 4/5वें भाग में, मैं अगर 21 को माइनस कर दूं तो ये तो बराबर हो जाएगा। तो मैं अगर इधर करूंगा -21 तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। आप इसे सॉल्यूशन कीजिए, मैं इसे सॉल्यूशन नहीं करूंगा, मैं लूंगा ऑप्शन की मदद। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए है 40। तो 40 का 50% कितना हो जाएगा, 20। 40 का 50% कितना आ जाएगा, 20। और 40 का 4/5 भाग कितना आ जाएगा, 5 40 और 8 चौके 32, 32 आ जाएगा मेरे भाई। तो क्या जो 32 है, क्या जो ये 32 है ये 20 से 21 ज्यादा है, या तो अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं, क्या जो 20 है ये 32 से 21 कम है क्या, नहीं, मेरा ऑप्शन नंबर ए चला गया। आप इसे तुरंत करेंगे, है ना। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, 70। अगर मैं निकालूं 70 का 50% तो कितना आ जाएगा, 35। और अगर मैं निकालूं 70 का 4/5 तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, देख लीजिए, 70 का 4/5, 5 14 70, 14 चौके कितना आ जाएगा मेरे भाई, 56। तो क्या जो ये 35 है ये 56 से 21 कम है क्या, हाँ भाई, 35 और 21 56 होता है। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 70 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आप इसे तुरंत कर लीजिएगा चुटकियों में, ज़्यादा समय आप ना बिताइएगा, नहीं तो आप सिस्टमेटिकली ही हल कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी बहुत बड़ी लग रही होगी क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं है। अगर आप मेरे सेशन को ज्वाइन कर रहे होंगे तो मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों को लाता हूं जो आपको एग्जाम में परेशान करती है। बोलते कि ए और बी किसी परियोजना को 10 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, बी और सी 20 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए इसी कार्य को 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, और सी प्लस ए इसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले हम 10, 20 और 30 की मदद से निकाल लेंगे टोटल यूनिट ऑफ वर्क। तो हम इसका ले लेंगे सिंपली सी एलसीएम। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 30। इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, इसकी कितना, सॉरी दोस्तों मैं 30 में बोल दिया ना, 60 होगा ना। तो इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2, इसकी कितनी हो जाएगा, 3, और इसकी कितना हो जाएगा, 6। तो बोल रहा है कि अगर ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो इस पूरे काम को कितने दिनों में किया जा सकता है। अच्छा देखिएगा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस यहाँ पे मैं दे देता हूँ, फिर प्लस सी प्लस ए। अगर ये सारे मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम होगा, 6 3 9 2 11 दिन में, मतलब 60/11 दिन में काम होगा। बोल रहा है कि ए बी सी, तो यहाँ पे आप दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 2a प्लस बी प्लस सी है, ऐसा तो हम बोल सकते हैं ना। तो 60/11 जो यहाँ पे आ गया ना, और ए 2 इधर है गुना में, मतलब इधर को अगर हम उधर में अगर भेज देंगे कितना हो जाएगा, 60 × 2 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 120/11 दिन आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 120/11 दिन आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे भाई आप इस 2 को उधर कैसे, आप क्यों, मतलब आप भेजे क्यों। देख लीजिए, अगर इन लोग 2 सारे मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, जैसे अगर इन लोग काम करते 4 दिन में, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए अगर काम को करते मान के चलिए कि 4 दिन में, तो अगर सिर्फ ए बी सी अगर तीनों काम करते तो उससे दोगुने काम, मतलब तो समय तो दोगुना इन लोग ले लेता, क्योंकि उन लोग की संख्या एक तो कम हो चुकी है। तो हम गुना करेंगे 2 से, है ना यहाँ पे। चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल इस प्रकार से कुछ है। बोल रहे एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु
5,000 रुपये की राशि को 5 वर्ष के लिए खाते में जमा करता है तो 5 वर्ष के बाद उस व्यक्ति के पास कितनी धनराशियाँ हो जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, टोटल समय दिया हुआ है 5 वर्ष, है ना, और टोटल मिश्रधन को पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए 5,000 रुपया है ना, तो 5,000 अपने आप में 100% के बराबर है। तो पूरा मिश्रधन पूछ रहा है तो इसमें ब्याज कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को समय से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12% इंटू 5 बराबर 60%, तो ये मेरा सिर्फ साधारण ब्याज हो जाएगा। हमें पूछ रहा है मिश्रधन, मतलब इसमें मुझे मूलधन भी मिलाना पड़ेगा। तो 100 + 60 = 160, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 5,000 100% है तो 160% कितना हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत तो कट ही जाएगा। तो 1020 1020 16 × 5 = 80 वाला कौन सा आंसर है, जहां आपको जो दिखाई दे रहा है कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप पहले फॉर्मूला लिखो SI = P × R × T/100, ऐसा आपको नहीं करना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बोल रहे कि मीना और सीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, एक है भाई मीना और एक है सीना, इन दोनों की आयु का अनुपात 4:3 है। उसके बाद बोल रहा कि 6 वर्ष के बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो सीमा की वर्तमान आयु को पूछा जा रहा है। अच्छा, अगर 6 वर्ष के बाद अगर मीना की आयु 26 वर्ष अगर हो जाएगी तो अभी इसकी आयु कितनी है, 20 वर्ष होगी। सिंपल सी है ना। तो ये कितना गुना है, 5 गुना जो इसकी वर्तमान आयु है, तो ये भी मेरे भाई 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 साल। ये लैंग्वेज बेस्ड आप प्रश्न को आप मान सकते हैं, ठीक है, जहां लगभग आप फंस सकते थे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो हम लोगों को सोल्यूशन करना जरूरी है। और बस क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा। और ये मैक्सिमम जितना जो मेरा जो सीरीज में लाता ना, ये मैक्सिमम लेवल की मेरा लेवल होता है, इससे तो लेवल और ज़्यादा जाएगा ही नहीं। बोल रहा है कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। क्या बोल रहा है कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। एक अन्य वस्तु को इसमें शामिल किया जाता है और पूरे वस्तुओं का जो औसत भार है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो बोल रहा है कि वस्तु X का भार कितना है। देख लीजिए, अगर एक वस्तु को और मिलाएं तो वस्तु कितना हो जाएगा, 26 वस्तु। अच्छा, जब इस एक वस्तु को मिलाने से इसकी औसत भार बढ़ रही है, मतलब जो भी अब इसका औसत आएगा ये भाई 50 केजी से तो ज़्यादा ही आएगा ना, क्योंकि औसत तो बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है। तो सबसे पहले जो 50 से कम है कौन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, तो मेरा ऐसा ही तो चला गया। और अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन का मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। आप बोलेंगे आपको कैसे मालूम, क्योंकि भाई 82 बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जबकि 63 मतलब ये वैल्यू 50 से कुछ ज़्यादा आएगी। ऐसा नहीं कि लगभग इसके दुगुना के बराबर आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ डेवलप होगी कब, जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो देख लीजिए, जब ये टोटल वस्तु हो जाती है 26 वस्तु तो 500 ग्राम बढ़ जाती है, तो सभी में दोस्तों बढ़ेगी, मतलब 2600 × 500 ग्राम कितना हो जाएगा, 26 × 5 = 130 और 2 जीरो के 2 जीरो बट्टे, अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं किलो में तो 1300 ग्राम बराबर 1 जीरो से 2 जीरो = 13 किलोग्राम। तो 50 किलोग्राम पहले था प्लस 13 किलोग्राम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बराबर 63 किलोग्राम हो जाएगा औसत, मतलब मतलब ये x का भार हो जाएगा। ठीक है, तो x ना मतलब ये जो x है वो 63 केजी का होगा। और जब इस 25 वस्तुओं में अगर वो भी शामिल हो जाता है तो टोटल भार बढ़ जाता है 500 ग्राम सारे वस्तुओं का, है ना। थोड़ी कॉमन सेंस काम करती है। अब मैं तो ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही उड़ा दूंगा 2 से 3 सेकंड में। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस मेरे पास बहुत ज़्यादा है ना। और ये मेरा आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है।
आप मेरे भाई, आप मुझे बोलोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। आप मुझे बोलोगे कि भाई आप प्रैक्टिस किस चीज़ से करते हो, तो देखिए ये है मेरी एसएससी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस और मैं इससे करा हूँ और लगभग मैं इस मैथ को पूरा सॉल्यूशन कर चुका हूँ। ठीक है। और ये भाई किरण की बुक है। आप इसकी मोटाई को देख के शायद आप डर सकते हैं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं। टाइप वाइज सिस्टमेटिकली सब कुछ दिया गया है। मैं अभी इस मैथ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत सारे चैप्टरों की धज्जियाँ उड़ा चुका हूँ। तो मेरा ये है मैथ की प्रैक्टिस, जो मेरे बुक्स हैं और भी बहुत सारे बुक्स हैं। मैं RS अग्रवाल की बुक्स को प्रैक्टिस किया हूँ, सागिर अहमद की बुक को मैं पूरा प्रैक्टिस किया हूँ, रेलवे के जितने भी मैथ्स की प्रैक्टिस सेट आती है मैं उसका मैं प्रैक्टिस किया हूँ। प्लस मैं डेली टेस्ट सीरीज में लगाता हूँ टेक्स्ट बुक पे, तो मेरे पास इतनी एफिशिएंसी आ पाती है कि मैं आपको समझा सकूँ, है ना। तो दोस्तों आप सभी मुझ पर उम्मीद बनाए रखें। मैं आपकी उम्मीदों पे पानी कभी नहीं फिरने दूंगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ इस एपिसोड को एंड करते हैं। यहीं पे आप अपना एक ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।